तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज हम उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण को जानेंगे, है ना। जैसे कि हम कल परिवर्तनशील अनुपात का नियम एवं उनके दूसरी अवस्था एवं पहली अवस्था एवं तृतीय अवस्था को जान चुके हैं, ना। आज हम उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण को जानेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। व्यष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत बात कर रहे हैं, है ना। पहला है साधनों की सीमितता, दूसरा है साधनों की अविभाज्यता, तीसरा है एक या एक से अधिक साधनों को स्थिर होना, चौथा है साधनों का स्थानापन्न होना, पांचवा है आपका उत्पादन की अमितव्ययताएं, है ना। तो पांचवा अमितव्ययताएं, है ना। तो देखेंगे आज पहला साधनों की सीमितता। उत्पादन के कुछ साधन ऐसे होते हैं जिनकी पूर्ति सीमित होती है। ऐसे साधनों को एक निश्चित समय के बाद नहीं बढ़ाया जा सकता है। इस दशा में उत्पादन के ऐसे साधनों की मात्रा कम रह जाएगी जो सीमित हैं, और अन्य साधनों की मात्रा अधिक हो जाएगी और उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने लगेगा। बिल्कुल सही बात है। इसमें समय अवधि कम होने के कारण हम सभी उत्पत्ति के सभी साधनों को परिवर्तन नहीं कर सकते, ना परिवर्तनशील नहीं होते हैं, जिस कारण से श्रम ही को हम वृद्धि कर सकते हैं, है ना। जिससे बाकी साधन स्थिर रहता है। उससे क्या होगा कि अन्य जो स्थिर साधन है उसमें कमी होगा और श्रम और साधन में ही वृद्धि होगा, जिससे उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने लगेगा एक समय के बाद। दूसरा है आपका साधनों की अविभाज्यता है। जैसे उत्पादन के कुछ साधन ऐसे होते हैं जिन्हें आवश्यकता अनुसार छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे मशीन को हम विभाजित छोटे छोटे इकाई में नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐसे साधनों की संपूर्ण इकाई का ही प्रयोग करना पड़ता है, जिससे एक समय के बाद उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। आइए हम तीसरी को देखते हैं। एक या एक से अधिक साधनों को स्थिर होना। उत्पत्ति के एक या एक से अधिक साधन के स्थिर होने पर यह नियम लागू होता है। जब परिवर्तनशील साधन की मात्रा अधिक हो जाती है तो प्रति इकाई लागत अधिक हो जाती है। परिणाम स्वरूप उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। बिल्कुल सही बात है। जब हम श्रम की इकाई में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाते हैं, जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो क्या होता है कि प्रत्येक जो श्रम में वृद्धि हो रहा है उसमें लागत अधिक लगती है और उसके अनुरूप उत्पादन में वृद्धि नहीं होता है, जिससे उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है ना। चौथा साधनों का स्थानापन्न होना। आधुनिक अर्थशास्त्रों के अनुसार एक साधन का प्रयोग दूसरे साधन के रूप में एक सीमा तक ही किया जा सकता है। जब किसी स्थिर साधन की मात्रा के साथ परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो एक सीमा के पश्चात उनका अनुपात बिगड़ जाता है, जिसके कारण घटते प्रतिफल प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है। जब हम एक परिवर्तनशील साधन में वृद्धि करते हैं तो जैसे जैसे हम उस साधन में वृद्धि करते हैं वैसे वैसे उस पश्चात उनका अनुपात बिगड़ जाता है ना, जिस कारण से घटते प्रतिफल प्राप्त होता है। पांचवा उत्पादन की अमितव्ययताएं से तात्पर्य है। जब हम इसको देखते हैं, यदि उत्पादन के पैमाने में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तो पैमाने की
मितव्ययिताएं समाप्त हो जाती हैं और अमितव्ययिताएं होने लगती हैं और उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। बिल्कुल सही बात है। उत्पत्ति के साधन श्रम में वृद्धि करते हैं तो उसमें प्रत्येक इकाई में लगने वाली जो लागत है वो अधिक हो जाता है, लेकिन उसके अनुरूप उत्पादन में कमी होती है, जिस कारण से व्यय अधिक हो जाता है, लेकिन जो उससे आउटपुट उत्पादन होती है वो कम होती है। इसीलिए उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ कल और MCQ क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो जब तक जय हिंद जय भारत।